हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको पीएनजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका जो एनएससी का कोड है दैट इज पीजीएचएच, प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर। तो व्हाई वी हैव चूजन दिस कंपनी? बिकॉज मार्केट में बहुत सारी बातें हैं कि मार्केट काफी ऊपर आ गई है। मार्केट में इंडिया चाइना वॉर की भी सिचुएशन हो सकती है। व्हाट विल हैपन इफ ट्रम्प विल नॉट बिकम द प्रेसिडेंट अगेन, अगर वहां के इलेक्शंस गलत हो जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोरोना वापस से आ जाता है तो क्या होगा? देखो, ऐसे में सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो को लेकर। तो मैं एक बात तो हमेशा से कहता ही हूं कि छोटी कंपनीज में जाने की हमें तब तक जरूरत नहीं होती जब तक बड़ी कंपनीज एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो। यहाँ पर वैल्यूएशन से मतलब पीई से मेरा कम होता है। देखो, अगर सस्ते पीई पर चीजें मिलती है ना तो मैं बहुत खुश होता हूं अगर वो बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन अगर वो कंपनी जिस तरह की है जिनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के मामले में, और उनकी पिछले 100 साल की 150 साल की हिस्ट्री है, और वो पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से मार्केट लीडिंग वे में बेच पाते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन का मतलब वो नहीं होता। उसकी वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि वो टॉप से नीचे आई है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाएगी। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में हम तीन चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे कि इसका बिजनेस क्या है, इसकी बैलेंस शीट क्या कहती है, और इसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार बिजनेस को देख लेते हैं। बिजनेस में मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के ब्रांड्स का पेज खोला है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को, जो ट्रेडर्स हैं, उनको शायद सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता हो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिलेट इन्हीं का प्रोडक्ट है। जिलेट अलग से भी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जिलेट सब्सिडरी है पीजीएचएच की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? पैम्पर्स जो बच्चों के लिए हैं, एरियल्स एंड टाइड इसी के हैं, और विस्पर एंड जिलेट, देन हेड एंड शोल्डर, हर्बल एसेंस, पेंटीन, and then Ambipure, Oral B, Vicks and Olay, Old Spice, ये सारे इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर हम इनके ग्लोबल पोर्टफोलियो की बात करने लगे तो इतने और सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअल में मैं ग्लोबल पोर्टफोलियो की बात क्यों कर रहा हूं कि इनके पास और कितने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो इसलिए कि जैसे जैसे इंडिया में ग्रोथ, अगर इनको हल्की सी भी कमी नजर आती है ना एग्जिस्टिंग से, तो ये एक एक करके बाकी प्रोडक्ट्स अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से लाते रहते हैं और लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब इनके पास ये प्रोडक्ट्स हैं तो बस यही रहेंगे और उससे ज्यादा ये ऐड नहीं करेंगे। जैसे ओरल भी कोई इंडिया में 20 साल पहले या 30 साल पहले लॉन्च नहीं हुआ था, उसके काफी बाद में लॉन्च हुआ था। हाँ, मे बी 20 ईयर्स हो गए हो, लेकिन उससे पहले नहीं था। क्योंकि मुझे याद है जब मतलब मेरे सामने ही ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ओरल बी स्पेशली अलग से। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, ये अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से एक एक करके चीजों को लेकर आते रहते हैं। और सारे ही प्रोडक्ट्स अपने आप में दमदार हैं, कंपटीशन नहीं है तो इतना है कि ये उसमें मार्केट लीडिंग ही हैं। अब बात आती है बिजनेस, तो देखो इनका अपना यूनिक है, एक एक ब्रांड की अपनी वैल्यू है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो मैं लेता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को, जो कहता हूं कि 30% से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 58.05% है, बहुत ऊपर है जो हमारा बेंचमार्क है। सेकंड बात आती है प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग 70.64% है, यानी कि एक अच्छी खासी होल्डिंग, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही जो 75%, तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है प्रमोटर्स के पास, तो यहाँ 70.64% है। और डेट टू इक्विटी रेशियो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो 0 है। किसी तरह का कर्ज है ही नहीं कंपनी के ऊपर। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं कि पिछले 10 सालों में इनकी ग्रोथ कैसी रही है। तो अगर सेल्स की बात करें पिछले 9-10 सालों की, तो 759 करोड़ से इंक्रीज होते होते 3002 करोड़ हो गई है इनकी सेल्स। मतलब कोई भी साल ऐसा गया ही नहीं है जब इनकी सेल्स कम हुई हो, लगातार अपनी सेल्स बढ़ रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 179 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 433 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हो गया। कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बैलेंस शीट की बात करें तो इनको लोन लेने की आदत ही नहीं है यार। पिछले 10 सालों में एक साल में भी 1 रुपए का भी इनके ऊपर लोन नहीं था। 0 लोन रखा हुआ है इन्होंने, 0 कर्ज रखा हुआ है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी।
उसके बाद अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो जितना भी पैसा कमाते हैं ना वो सारा बैलेंस शीट में आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारा प्लस में है और लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर रेशोज की बात करें तो इनके रेशोज मेंटेन हैं और वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऑफ कोर्स वो हमेशा ही चलता है, लेकिन एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। फिर अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, 70.64 से लेकर 70.64 ही है अभी भी। FIIs के पास 2.57 है, DIIs के पास 13.14 है और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 13% शेयर्स हैं, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। तो बैलेंस शीट भी, फाइनेंशियल्स भी सब पास हो गए इस चीज को देखते हुए। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की, क्योंकि टेक्निकल्स जब तक हम नहीं देखते तब तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिलती कि हम महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं। हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, मैं तो ये मानता हूँ वो बाइंग के टाइम ही पता चल जाता है कि कितना फायदा होना है कितना लॉस होना है। क्योंकि अगर हम चीजों को सही प्राइस पर खरीदते हैं ना, सही लोकेशन पे खरीदते हैं, लोकेशन से मेरा मतलब यहाँ पर लेवल से है कि किस लेवल पर परचेज कर रहे हैं, तो वहीं से हमारा पता चल जाता है कि हम इसमें कमाने वाले हैं या इसमें डर के मारे बाद में बेचने वाले हैं कि और नीचे तो नहीं चला जाएगा। तो देखो ये लाइन मेरी 200 दिन के मूविंग एवरेज की है, ब्लैक लाइन। मैं एक चीज रिकमेंड करता हूं हमेशा, जो मेरी अपनी समझ है, कि अगर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे किसी क्वालिटी कंपनी को परचेज करते हैं ना, तो वहां पर रिस्क अपने आप से एलिमिनेट हो जाता है काफी हद तक। अब अगर कंपनी ग्रेट है, बिजनेस ग्रेट है, MNC है और वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रही है 5 से 7%, तो वो अपने आप में एक अच्छी बात हो जाती है। अब ये कंपनी कितने ये 9,997 यानी कि 10,000 पर ट्रेड कर रही है और इसका जो हाई था वो हाई बना था 12,761। तो अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई को वापस से टच करती है तो यहाँ से 27% का सीधा सीधा गेन है और लाइफ टाइम हाई तक तो ये सिर्फ रुकेगी नहीं, वो तो एक फर्स्ट स्टेप होता है कि लाइफ टाइम हाई को टच करेगी, उसके बाद में नए लाइफ टाइम हाई बनाएगी। तो अगर हम ये बात करें कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में क्या टारगेट है, तो एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये इसका रेजिस्टेंस है। हम इसको मान सकते हैं कि करीब करीब ये इस लेवल को वापस से टच करेगी जो कि 11,359 है, यानी कि यहाँ से 13% का अप मूव है। अगर हम मिड टर्म की बात करें कि अगले 4-5-6 महीने में क्या होने वाला है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लाइफ टाइम हाई टच करने वाली है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम की बात करें तो भाई देखो, इस कंपनी की नेचर है हमेशा ऊपर बने रहना। अगर ये नीचे आती है तो उसके बाद में अप मूव लेकर लाइफ टाइम हाई ही बनाती है। आप इसको अगर पिछले 8 साल का ट्रेंड देखो तो 1700-1800 से ट्रेड करती हुई 10,000 पर ट्रेड करती है, यानी कि पिछले 8-9 साल में 5 गुनी हुई है। तो अगले 8-9 साल में भी 5 गुनी होनी है। मीन्स दिस काइंड ऑफ रिटर्न वी कैन नेवर एक्सपेक्ट एनीवेयर एल्स आउटसाइड क्वालिटी स्टॉक्स इन इक्विटी। तो ये एक बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम इसकी और एक बेसिक नेचर की बात करें तो ये ऐसे ही ट्रेड करती है। देखो यहाँ पर इसने हाई बनाया, ऐसे नीचे आया, जैसे अभी ये ऊपर से नीचे आई हुई है, इसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं और इसको हम छोटा सा एक पुल बैक भी कहते हैं। तो डेली चार्ट पर देखें तो ये वापस से पुल बैक है, ऊपर से नीचे आया और जब चलना शुरू हुआ तो सारे लेवल तोड़ते हुए बहुत ऊपर चली गई। सेम थिंग कैन हैपन हियर। नीचे आया है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, ये एक तरीके से जब चलना शुरू करेगी तो यहाँ से डबल से पहले चीजें नहीं रुकती, क्योंकि यहाँ भी ये पहले डबल से पहले ही चीजें नहीं रुकी थी। हाँ, तो ये चीज अगर देखें यहाँ पर जब इसने रिट्रेसमेंट के बाद चलना शुरू किया था तो ये 5852.95 की से लेकर चलना शुरू करके और ये 10,000 तक गया था सीधा सीधा यहाँ से। और उसके बाद में 10,000 से अगर ये चलना शुरू करता है तो 20,000 के आसपास तक तो जाता है। तो इतना तो ये बनता है इसमें सीधा सीधा। तो यही एक इन कंपनीज की ब्यूटी होती है कि जब लाइफ टाइम हाई बनाती हैं तो लाइफ टाइम हाई बनाती चलती हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा अप मूव है, मिड टर्म में भी अच्छा अप मूव है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा अप मूव है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये। सो आई एम ए बायर एट दिस लेवल। और अच्छी एक और बात है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर सपोर्ट लिया था पैंडेमिक से पहले, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। और सपोर्ट में भी एक काम और ये कर रही है कि जब ये राउंडिंग शेप में नीचे आती है ना, तो ये एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर, फिर तेजी से गया था, फिर एक्यूमुलेशन के लिए आ गया, तो यहाँ एक्यूमुलेशन है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सभी में गेन है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार, मैं इस तरह की वीडियोस लेकर हमेशा आता रहूंगा आप सबके सामने।
ट्रेड करते रहना, अपना ड्यू डिलिजेंस करके चलना और आगे की वीडियो का वेट करना। थैंक यू सो मच। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।